Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shawal Haider, and with Zuhaib Afzal, we will be presenting Chapter 3 from Part 7 of the Constitution of Pakistan, which is related to the High Court, in which I will be discussing from Article 192 up to Article 198, and further on, Zuhaib will continue the presentation. So I begin with the Article 192, which is the Constitution of the High Court. इस आर्टिकल में ये बताया गया है इसकी क्लॉज 1 में कि हाई कोर्ट एक चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल होता है और दीगर बहुत सारे जज भी होते हैं, लेकिन दीगर जजेस की तादाद जो है वो लॉ डिटरमाइन करता है, और जब तक कि लॉ डिटरमाइन ना करे इनकी तादाद तो ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है दीगर जजेस की तादाद, और चीफ जस्टिस एक ही होता है। क्लॉज 2 बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा इसका, कि पहले अब आज के वक्त में तो ये है कि हर सूबे का एक अलहदा हाई कोर्ट बना हुआ है, हर प्रोविंस के लिए एक अलहदा हाई कोर्ट है, लेकिन पहले ये होता था कि सिंध और बलूचिस्तान का एक मुश्तरका हाई कोर्ट होता था जिसे कॉमन हाई कोर्ट कहा जाता था। इस आर्टिकल में उस कॉमन हाई कोर्ट को, सिंध और बलूचिस्तान के कॉमन हाई कोर्ट को काम करने से रोक दिया गया। इसकी क्लॉज 3 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा जो कि दोनों सूबों के लिए, बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलहदा अलहदा हाई कोर्ट बनाई जाएंगी, जिसके तहत और ऐसी प्रोविजंस होंगी, प्रेसिडेंट ऐसी प्रोविजंस बनाएगा जिसमें प्रिंसिपल सीट्स का तयन किया जाएगा उन दोनों हाई कोर्ट्स का, और जो मुश्तरका हाई कोर्ट था, कॉमन हाई कोर्ट, उनके जजेस की ट्रांसफर्स, उनके केसेस जो पेंडिंग थे उनकी ट्रांसफर्स जो है वो इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 हाई कोर्ट्स की जाएंगी। जो मैटर चल रहे थे, वो हेयरिंग हो रही थी जिनकी उस हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को फंक्शन करने से रोक दिया गया अपने काम से, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 हाई कोर्ट्स का ऑर्डर दे दिया गया। क्लॉज 4 में जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। वैसे तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे प्रोविंस के लिए होती है, पूरे सूबे तक होती है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, लेकिन इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट, जिसे मजलिस शूरा भी कहा जाता है, इसके एक्ट के जरिए पाकिस्तान में हाई कोर्ट का दायरा समात अपने सूबे से बढ़ाया भी जा सकता है। सूबे तक दायरा समात होता है हाई कोर्ट का वैसे ही, लेकिन एक पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इसका दायरा समात एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल 193 हमें हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के बारे में बताता है कि जो चीफ जस्टिस है और दीगर तमाम हाई कोर्ट के जजेस, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 175A। क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने की, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या होना चाहिए एक जज के लिए। वो ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, ये एक लाजमी शर्त है, और उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो। फर्दर नीचे सब सेक्शंस में मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, जैसा कि ए में बताया गया है कि उस बंदे की जिसने हाई कोर्ट का जज लगना है उसके लिए प्रैक्टिस हो। कितनी प्रैक्टिस हो? कम से कम 10 साल, मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करता रहो, और ये प्रैक्टिस लगातार भी हो सकती है, सेपरेटली भी काउंट हो सकती है। इसके अंदर मजीद ये हाई कोर्ट इंक्लूड हैं जो इस आर्टिकल के कमेंसमेंट से पहले पाकिस्तान में किसी भी जगह पे काम कर रहे थे, वो हाई कोर्ट्स में इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसेक्शन बी में बताया गया है कि मिनिमम 10 साल तक वो बंदा सिविल सर्विस का मेंबर भी रहा हो, प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ, और मिनिमम 3 साल के लिए, नॉट लेस देन 3 years, वो डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहा हो, सर्व कर रहा हो पाकिस्तान में, और कम से कम 10 साल के लिए, नॉट लेस देन 3 years, उसने जुडिशियल ऑफिस पाकिस्तान में हेल्ड किया हो। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज के लिए। नीचे एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि ये टाइम पीरियड कैसे काउंट होता है। ऊपर मैंने आपको बताया ये सब सेक्शन ए में कि 10 साल तक कम से कम पीरियड हो, 10 साल की प्रैक्टिस वो एज अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के अंदर करता रहा हो। ये प्रैक्टिस लगातार भी हो सकती है और अलहदा अलहदा। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि ये
कैसे काउंट होता है टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड ऐसे काउंट होता है कि एक बंदा पहले एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट लगा, उसके बाद एडवोकेट बनने के बाद उसने जुडिशियल ऑफिस को ही हेल्ड कर लिया। अब उसका टाइम पीरियड कैसे काउंट होगा? उसका टाइम पीरियड ऐसे काउंट होगा कि जितनी देर तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा वो टाइम पीरियड प्लस जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करने के बाद का उसका टाइम पीरियड, इन दोनों को ऐड करके मिनिमम 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। सेक्शन 3 में बताया गया है कि इस आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब है जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मींस जज ऑफ अ हायर सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 194 टेल्स अस अबाउट द ओथ ऑफ ऑफिस। अपना ऑफिस संभालने से पहले चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, वो गवर्नर के सामने हलफ लेता है, ओथ टेकिंग करता है। और जो दीगर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो बाद में चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेते हैं, सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल जो ओथ दिया गया। इस्लामाबाद के लिए बताया गया है क्योंकि इस्लामाबाद के लिए बताया गया है क्योंकि इस्लामाबाद का कोई गवर्नर नहीं है, इसलिए जो इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा और जो दूसरे जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के सामने हलफ उठाएंगे। रिटायरिंग एज बताई गई है आर्टिकल 195 में। हाई कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज 62 ईयर्स है और इसके अलावा भी वो अपनी रिटायरिंग एज से पहले अपनी मर्जी से, अपने पर्सनल ओपिनियन से रिजाइन भी कर सकता है या फिर उसे अपने ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो इन दोनों सूरतों में अगर वो अपनी मर्जी से रिजाइन भी नहीं करता और उसे उसके ऑफिस से रिमूव भी नहीं किया जाता, तो फिर वो एट द एज ऑफ 62 ईयर्स रिटायर हो जाता है। ये एक रिटायरिंग एज है हाई कोर्ट के जज के लिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 196 हमें बताता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत कब पेश आती है और उसे कौन लगाता है, अपॉइंट कौन करता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसकी जरूरत तब पेश आती है जब चीफ जस्टिस का ऑफिस खाली हो जाता है। द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज वेकेंट, या फिर चीफ जस्टिस गैर हाजिर होता है, एब्सेंट होता है, या किसी और मसले की, किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इस सूरत में फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर लगा सकता है, या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो चीफ जस्टिस टू एक्ट एज अ चीफ जस्टिस। ये टेम्परेरी बेसिस पीरियड के लिए होता है जब तक कि चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है दोबारा कोई परमानेंट उसके लिए बंदा ना मिल जाए। और आर्टिकल 197 टॉक्स अबाउट एडिशनल जजेस। ऊपर हमने बात की एक्टिंग चीफ जस्टिस की, नीचे आगे जजेस, जो चीफ जस्टिस से नीचे जजेस होते हैं हम उनके लिए। जब जज का ऑफिस खाली हो जाता है तब एडिशनल जज की जरूरत पड़ती है। जब जज एब्सेंट होता है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो या फिर तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि कोई ज़रूरत पेश आ जाती है कि जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ जाता है, हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को, तो फिर प्रेसिडेंट जो है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 193 क्वालिफाइड बंदे को जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट हो उसे एडिशनल जज लगा सकता है। वो लेकिन परमानेंट नहीं लगा सकता, फॉर सच टाइम पीरियड लगा सकता है, क्या ऐसा टाइम पीरियड जो प्रेसिडेंट खुद डिटरमाइन करे। लेकिन वो टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए जो जो लॉ में प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उसे एक्सीड ना करे। ऐसे टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट एडिशनल जज लगा सकता है। आर्टिकल 198 सीट ऑफ द हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट की सीट्स के बारे में बात की गई है, जैसे प्रिंसिपल सीट और दूसरे बेंचेस वगैरह। तो हाई कोर्ट जो है अपने एग्जिस्टेंस के फौरन in existence immediately before the commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat before that day। इस आर्टिकल से कमेंस होने से पहले हाई कोर्ट की जैसे सीट्स थी, जो प्रिंसिपल सीट्स थी जिन एरियाज में, तो वो कंटिन्यू रहेंगी हाई कोर्ट की सीट्स।
1A में बताया गया है कि हाई कोर्ट जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, उसकी प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में रहेगी। इसलिए जो फर्दर बेंचेस हैं हाई कोर्ट एंड द जजेस एंड डिविजनल कोर्ट्स देयरफॉर शैल सिट एट इट्स प्रिंसिपल सीट एंड द सीट्स ऑफ इट्स बेंचेस, ये बेंचेस आगे, एंड में होल्ड एट एनी प्लेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं डिविजनल कोर्ट्स के, वो अपनी प्रिंसिपल सीट पे बैठ सकते हैं, लेकिन बेंचेस पे भी वो बैठ सकते हैं, जाके बेंचेस पे भी मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे बेंचेस भी आ जाता है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट की एग्जांपल अगर ले लें तो उसकी प्रिंसिपल सीट है लाहौर, हेड ऑफिस उसका लाहौर है, प्रिंसिपल सीट उसकी उधर है, लेकिन उसके बेंचेस भी हैं डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान में, पंजाब में, तो उधर भी वो अपनी मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं। सर्किट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उनके जजेस को नॉमिनेट करता है, और हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सर्किट कोर्ट्स बना कहीं भी बना सकता है। सेक्शन 3 में बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच हैं वो किधर किधर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट जो है, हेड ऑफिस, वो तो लाहौर है, लेकिन उसका जो बेंच है वो बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में भी है। अब हाई कोर्ट ऑफ सिंध का जो बेंच है वो सक्खर में, पिशावर हाई कोर्ट का बेंच एबटाबाद, मिंगोरा एंड डेरा इस्माइल खान, एंड हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान का जो बेंच है वो सिब्बी में, तुर्बत में। Each of the high court may have benches at such other places as the governor may determine. लेकिन इन बेंचेस को भी बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि गवर्नर जो है अपनी कैबिनेट की एडवाइस से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद इन बेंचेस को दूसरी जगहों पे भी बना सकता है या मुंतकिल कर सकता है। और जो बेंच रेफर किया गया है क्लॉज 3 में या एस्टेब्लिश किया गया क्लॉज 4 के अंदर, उसके अंदर होंगे हाई कोर्ट के जज होंगे जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अरसे के लिए नॉमिनेट नहीं करेगा, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गए। The governor, in consultation with the Chief Justice of High Court, shall make the rules to provide the following matters. Governor ये rules and regulation भी बना सकता है Chief Justice of High Court से consultation के बाद। वो कौन से rules हैं जी? Assigning the area in relation to which each bench shall exercise jurisdiction vested in the High Court and for all incidental, supplemental or consequential matters. अब ज़ुहैब अफजल जो हैं वो आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ुहैब एंड माय रोल नंबर इज 7। जैसा कि शवाल ने आपको आर्टिकल हाई कोर्ट का 192 से 198 तक बयान किया, अब मैं आपको वो आर्टिकल 199 से लेकर 203 तक बयान करूंगा। 199 जो कि बेसिकली हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है। इसके अंदर हाई कोर्ट ने अपनी 6 रिट को बयान किया है। पहला जो सेक्शन है उसके अंदर हाई कोर्ट ने अपनी 2 रिट, जो कि पहली मैंडेमस और दूसरी प्रोहिबिशन को बयान किया है, जबकि दूसरी आर्टिकल में दूसरे सेक्शन में हाई कोर्ट ने अपनी सरशरारी रिट को बयान किया है। जबकि सेक्शन बी की जो रोमन 1 है उसके अंदर हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट को बयान किया है जिसे हैबियस कॉर्पस वगैरह, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। जबकि रोमन 2 में हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट को बयान किया है जिसे कोवरंटो कहा जाता है। जबकि सेक्शन सी में हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर क्रिएट होता है तो इनकी इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी हासिल है कि वो कोई भी मामला इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए सुन सकती है और ऑर्डर जारी कर सकती है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 199 सेक्शन 1 ऑफ subject to the constitution. A high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, अगर हाई कोर्ट समझती है कि कोई भी ऐसी एडवोकेट रेमेडी जो कि लॉ प्रोवाइड करता है वो अवेलेबल नहीं है, तो सेक्शन ए के मुताबिक ऑन द एप्लीकेशन, सब सेक्शन ए के मुताबिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर, किसी भी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन की बेस पर रोमन 1 के मुताबिक डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट functions in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority। कोई ऐसा शख्स जो कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसका तल्लक ऐसे मामला से है जिसका तल्लक फेडरेशन से है,
सूबे से है या लोकल अथॉरिटी से है, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, उसको रोक सकती है ऐसे काम से, इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, जिसका उसे कानून ने हुक्म नहीं दिया होगा। ये अगर इस रिट को देखा जाए तो हाई कोर्ट की ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन बनती है, जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने इसी सब सेक्शन के अंदर प्रोविजन के अंदर कह दिया हुआ है और टू डू एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू, या ऐसे काम के लिए भी उसे ऑर्डर कर सकती है जिसका उसे कानून ने हुक्म दिया गया है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट अपनी रिट इस्तेमाल करती है वो रिट ऑफ मैंडेमस है, यानी कि कमांड करना। आगे आते हैं रोमन 2 की तरफ। सब सेक्शन ए की रोमन 2 के मुताबिक डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन और प्रोसीडिंग taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect। इसके मुताबिक ये है रोमन 2 के मुताबिक डिक्लेयरिंग करती है हाई कोर्ट कोई भी ऐसे मामला जो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के दौरान कोई ऐसी अथॉरिटी या पर्सन फंक्शन करता है जो उस शख्स का तल्लक या अथॉरिटी का तल्लक फेडरेशन से होता है या सूबे से होता है या लोकल अथॉरिटी से होता है, लेकिन वो ऐसा मामला ऐसा मामला करता है जिसका उसके पास कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं होती, तो उस लॉफुल अथॉरिटी के बगैर वो जो मामला तय करता है या कोई काम करता है तो वो उसका कोई लीगल फैक्ट नहीं होगा। इसकी जो रिट इस्तेमाल करती है वो हाई कोर्ट अपनी रिट ऑफ सर्शरारी इस्तेमाल करती है इस सेक्शन के तहत। आगे सेक्शन बी है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर। सेक्शन ए था, सब सेक्शन ए था वो रिलेटेड टू था ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीड पार्टी, लेकिन सब सेक्शन बी जो है वो ऑन द रिलेटेड ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के तहत मेक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर जारी कर सकती है जिसकी रोमन 1 है, डायरेक्टिंग अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट बी ब्रॉट बिफोर इट so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in unlawful manner। प्रोविजन यहाँ पे जो प्रोविजन इस्तेमाल इसमें या हाई कोर्ट ने ये कहा कि डायरेक्टिंग कर सकती है एक पर्सन को जो कि उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कस्टडी में रखा हुआ है, तो हाई कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी अथॉरिटी से पूछ सकती है कि आया आपने इस शख्स को लॉफुल मैनर के तौर पर अपनी कस्टडी में रखा है या और विदाउट लॉफुल मैनर रखा हुआ है। आगे सब सेक्शन बी की रोमन 2 के मुताबिक ये है, रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट होल्डिंग or purporting to hold a office to show under what authority of law he claims to hold that office। इसके मुताबिक रोमन 2 के मुताबिक हाई कोर्ट अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी भी शख्स से पूछ सकती है कि आया वो किस अथॉरिटी के तहत इस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, या purporting to hold ऑफिस यानी कि किस इरादे के तहत वो चाहता है कि वो इस ऑफिस को होल्ड करे, तो हाई कोर्ट उसकी लॉफुल अथॉरिटी के मुतल्लिक पूछ सकती है कि आया तुम्हारे पास ये लॉफुल अथॉरिटी है भी है या नहीं, और ये हाई कोर्ट की रिट होती है जिसे को वारंटो कहते हैं। आगे सब सेक्शन सी के मुताबिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन और इन रिलेशन टू एनी टेरिटरी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट एज मे बी एप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2। इससे मुराद यहाँ के पार्ट 2 के चैप्टर 1 में जो फंडामेंटल राइट है उनकी इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी एग्रीड पार्टी की एप्लीकेशन के पर हाई कोर्ट कोई भी डायरेक्शन वगैरह दे सकती है। किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर के अंदर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर अपने मामला वगैरह कर रहा हो, तो हाई कोर्ट उसके डायरेक्शन दे सकती है और फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी उसे हुक्म वगैरह जारी कर सकती है। आगे सेक्शन सी के बाद subject to the constitution the right to move a high court for the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 shall not be abridged। यहाँ से मुराद ये है कि हाई कोर्ट के पास एक राइट है, जो हर शख्स के पास एक राइट है कि वो अपनी फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट की तरफ रजू कर सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट ऑलरेडी डिस्कस कर गए हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 में। उनको शैल नॉट बी अब्रिज्ड यानी कि उनको कर्टेल वगैरह यानी कि उनका इनकार नहीं करना चाहिए, उनका अमल दरामद होना चाहिए। किसी किस्म का कोई भी राइट जो किसी भी शख्स का फंडामेंटल राइट के लिए है वो अब्रिज नहीं होना चाहिए। आगे सेक्शन 3 के मुताबिक है, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लास 1 ऑन एप्लीकेशन मेड बाय और इन रिलेशन टू अ पर्सन। इससे मुराद यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करेगी क्लास 1 के तहत कोई ऐसा शख्स जिसका तल्लक या कोई ऐसी एप्लीकेशन मेड बाय
कोई ऐसी एप्लीकेशन जो मेड बाय उससे हो या ऐसे तल्लक से टू अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जिसका तल्लक पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस से हो, और हु इज फॉर टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लॉ, जो वक्तन वक्तन तौर पर रिलेटिंग टू एनी ऑफ दोज फोर्सेस in respect to of his terms and conditions of service, in respect of any matter arising out of his service, or in respect of any action taken in relation to him as a member of the armed forces of Pakistan। यानी इससे मुराद यहाँ पे कि हाई कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी नहीं जारी करेगी अगर उस शख्स का तल्लक या वो टाइम बीइंग के लिए थोड़े वक्त के लिए आर्मड फोर्सेस से तल्लक रखता हो। तो कोई भी ऐसा मामला जो उसकी टर्म एंड सर्विस एंड कंडीशन से रिलेटेड खड़ा हो रहा हो तो हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर वगैरह जारी नहीं करेगी। आगे सेक्शन 4 के मुताबिक ये है वेयर, यहाँ पे एन सब सेक्शन ए के मुताबिक एन एप्लीकेशन इज मेड टू द हाई कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ सी ऑफ क्लास 1। हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर जारी करती है पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ सी ऑफ क्लास 1 के। आगे बी में इसकी मुकम्मल समझ इस वक्त आएगी जब आप बी को भी इसके साथ पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ एन इंटरम ऑर्डर वुड हैव इफेक्ट करता है कि कोई ऐसा भी ऑर्डर अगर हाई कोर्ट जारी करती है इंटरम ऑर्डर जो कि इफेक्ट करता है और प्रेजुडाइसिंग और इंटरफेयरिंग विद द कैरिंग आउट ऑफ अ पब्लिक वर्क और ऑफ अदरवाइज बीइंग हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, कोई ऐसा मामला जो कि इंटरफेयर करता है पब्लिक वर्क से या कोई ऐसा मामला जो हार्मफुल होता है पब्लिक इंटरेस्ट से, और स्टेट प्रॉपर्टी या रियासत की जो मलकियत के अंदर प्रॉपर्टी आती है उसको हार्मफुल होता है, और अम्पेडिंग द असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक रेवेन्यू के दौरान कोई हिंड्रेंस वगैरह क्रिएट करता है, देन द हाई कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटरम ऑर्डर। देन हाई कोर्ट कोई भी इंटरम ऑर्डर नहीं जारी करेगी अनलेस जब तक द प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर जो कि प्रिस्क्राइब्ड मुतल्लिका लॉ ऑफिसर हैज बीन गिवन नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, जब तक उसे एप्लीकेशन का नोटिस नहीं दिया जा सकता, एंड ही वो और एनी अदर पर्सन या एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम या कोई ऐसा शख्स उसकी तरफ से उसके बिहाफ पर हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard and the court for reason to be recording in writing is satisfied that the interim order। यानी कि हाई कोर्ट उस वक्त तक कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करेगी जब तक वो मुतलका लॉ ऑफिसर को सुन ना ले और अपने रिकॉर्ड के तौर पर उसका जवाब राइटिंग के तौर पर अपने पास सेव ना रख सके। उसके बाद आगे सब सेक्शन बी की रोमन 1 और 2 को भी इसने बयान किया है, वुड नॉट हैव सच फैक्ट एज अफोरसेड, यानी कि उस वक्त तक अफोरसेड उसका अफेक्शन नहीं होगी अगर वो ऐसा मामला हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जो ऑलरेडी अफोरसेड सबसे ऊपर बयान कर दिए गए, यानी कि ऐसे मामला के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जो इंटरम ऑर्डर हाई कोर्ट जारी करती है अगर उसका तल्लक पब्लिक इंटरेस्ट से हो, रेवेन्यू से हो या कोई स्टेट प्रॉपर्टी से हो। आगे रोमन 2 में क्या है, वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एन ऑर्डर और प्रोसीडिंग which on the face of the record is without jurisdiction, यानी कि इस इंटरम ऑर्डर के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो सस्पेंड कर सकेगी एनी ऑर्डर या प्रोसीडिंग जो कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वगैरह चल रही हूँ, उनको सस्पेंड करने की अथॉरिटी भी होगी इस इंटरम ऑर्डर के पास। आगे 4A में कहा गया है एन इंटरम ऑर्डर मेड बाय अ हाई कोर्ट on an application made to it to question the validity or legal effect of any order made। इंटरम ऑर्डर अगर एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास आती है जिसमें ये क्वेश्चन खड़ा होता है दी वैलिडिटी और लीगल फैक्ट ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की वैलिडिटी और लीगल फैक्ट से मुतल्लिक होता है, प्रोसीडिंग टेकन और एक्ट डन बाय एनी अथॉरिटी और पर्सन, कोई भी प्रोसीडिंग होती है या कोई भी ऐसा काम किसी पर्सन अदा करता है विच हैज बीन मेड, वो कर चुका है, टेकन और डन और परपोर्ट टू हैव बीन डन, और उस मामले का तल्लक स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, जो कि पार्ट 1 जो कि फर्स्ट स्केड्यूल है उससे मुतल्लिक है, और रिलेट्स और इज कनेक्टेड विद द स्टेट प्रॉपर्टी या उसका तल्लक स्टेट प्रॉपर्टी से है, और असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या उसका तल्लक पब्लिक रेवेन्यू से है, शैल सीज टू हैव इफेक्ट on the expiration of a period of 6 months following the day on which it is made। यानी कि जब जिस दिन से हाई कोर्ट कोई इंटरम ऑर्डर जारी करती है जिसका तल्लक पब्लिक रेवेन्यू से हो, असेसमेंट वगैरह से हो या स्टेट प्रॉपर्टी से हो, तो वो जिस दिन से ऑर्डर जारी करती है उसके 6 माह के अंदर 6 माह के बाद वो जो ऑर्डर होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी कोई फोकियत नहीं होगी। आगे आगे कहा गया है प्रोवाइडेड दैट द मैटर शैल बी फाइनली डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंटरम ऑर्डर इज मेड, यानी कि हाई कोर्ट जिस दिन से वो इंटरम ऑर्डर जारी करती है 6 माह के अंदर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस मामले को हल करे। आगे 4B में कहा गया है एवरी केस इन विच ऑन एन एप्लीकेशन अंडर क्लास 1 द हाई कोर्ट हैज मेड एन इंटरम ऑर्डर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द हाई कोर्ट ऑन मेरिट्स विद इन 6 months from the day on which it is made unless the high court is prevented from doing so for a sufficient cause to be recorded। यहाँ से मुराद यहाँ पे है 4B में हाई कोर्ट ने यह कहा है कि
छह माह के अंदर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो जो भी मामला है उसे 6 माह के अंदर हल करे। लेकिन हाई कोर्ट इस 6 माह के अंदर उसे रोक भी सकती है, लेकिन अगर उसके लिए एक सफिशिएंट कॉज भी होनी चाहिए जिसे हाई कोर्ट रिकॉर्ड करके तो 6 माह से ज्यादा भी मामला यानी कि आगे बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। आगे सेक्शन 5 में क्या गया है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कुछ इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट के जो मामला वगैरह डिस्कस हुए हैं उनमें कुछ डेफिनेशन वगैरह है उनको मद्देनजर रखना है ताकि उनका कंटेक्स्ट में कोई और मतलब ना लिया जाए। मसलन यहाँ पे पर्सन से मुराद इंक्लूड्स एनी बॉडी पॉलिटिक और कॉर्पोरेट or any authority or of under the control of the federal government or of a provincial government and any court or tribunal। यहाँ से मुराद ये है कि पर्सन से मुराद वो शख्स है जो कि अथॉरिटी के अंदर आता है, फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के, लेकिन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश अंडर अ लॉ रिलेटिंग टू द आर्मड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो तमाम जो कि अल्लाह के आर्मड फोर्सेस से लॉ से रिलेटेड अगर कोई हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच वगैरह मुकर्रर किया गया है जो कि इम्प्लीमेंट करता है आर्मड फोर्सेस के अलावा, तो वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर शामिल नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा हाई कोर्ट यहाँ पे बयान किया है कि प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर का क्या मतलब है। प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर का मतलब सेक्शन ए में है, इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन अफेक्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट और अथॉरिटी और अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई ऐसा मामला जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आता है तो उस वक्त जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा, while in the case of province the prescribed law officer would be advocate general। आगे नेक्स्ट प्लीज। आगे है आर्टिकल 200, ये रिलेटेड टू है ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल 200 की सेक्शन 1 के मुताबिक द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट to another high court, but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and the chief justice of both high court। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, इन दिस आर्टिकल जज does not include a chief justice but includes a judge for the time being acting as a chief justice of a high court other than a judge of the supreme court acting as a such in pursuance of a request made under paragraph B of article 196। आर्टिकल 200 की सेक्शन 1 में प्रेसिडेंट एक जज को हाई कोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस वक्त तक नहीं ट्रांसफर कर सकता जब तक उसकी मर्जी ना शामिल हो, और उसके अलावा कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट भी होना लाजमी है। और इसके अलावा दोनों चीफ जस्टिस जहाँ से हाई कोर्ट से वो एक जज ट्रांसफर हो रहा है और दूसरी हाई कोर्ट जहाँ पे वो ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के साथ कंसल्टेशन के बाद ये हाई कोर्ट का एक जज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। आगे सेक्शन 2 में भी आया है, वेयर अ जज इज सो ट्रांसफर्ड और इज अपॉइंटेड टू एन ऑफिसर other than a principal seat of half the high court, he shall during the period where he serves as a judge of the high court to which he is transferred or hold such other office be entitled to such allowances and privileges in addition to his salary as the president may by order determine। यहाँ से मुराद सेक्शन 2 में ये है कि अगर एक जज हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाता है तो इसके दौरान हाई कोर्ट का जज जो होगा उसको वो तमाम प्रिविलेज और सैलरीज और अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा एक ऑर्डर के तहत। आगे आर्टिकल 200 का सेक्शन 2 के आगे, इफ एट एनी टाइम इट इज नेसेसरी फॉर एनी रीजन टू इंक्रीज temporarily the number of judges of high court, the chief justice of that high court may require a judge of any other high court to attend sittings of the former high court for such period as may be necessary, and while so attending the sittings of the high court the judge shall have the same power and jurisdiction as a judge of the high court। यहाँ से मुराद यहाँ पे है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज, अगर कोई भी चीफ जस्टिस चाहता है कि टेम्परेरी बेस पर वो अपने जजेस की तादाद को बढ़ा सके तो वो किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर करवा सकता है, और उसके बाद वो जज जो उस हाई कोर्ट से उसकी हाई कोर्ट में आया हुआ है तो उसकी हाली जगह पर कोई अगर नया जज आता है तो उसके बाद भी सेम अथॉरिटी होगी और सेम ज्यूरिसडिक्शन होगी जो कि फॉर्मर जज के पास होगी। Provided that a judge shall not be so required except with his consent and the approval of the president and after consultation with the chief justice of Pakistan and chief justice of the high court which he is a judge। यहाँ से मुराद ये है कि कोई भी जज उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर उसकी मर्जी शामिल ना हो, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट होना लाजमी है, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन भी लेना लाजमी है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और उस चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना लाजमी है जहां वो जज है। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल
In this article, High Court includes a bench of High Court. यहाँ पर High Court से मुराद कोई भी बेंच भी High Court का हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल सीट भी हो, बल्कि कोई और भी बेंच हो सकता है. आगे आर्टिकल 201, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189 जो कि रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट से है. Any decision of a high court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all courts subordinate to it. यानी कि यहाँ से मुराद 201 के बराबर हाई कोर्ट की कोई भी डिसीजन जो डिसाइड करता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो बेस्ड हो या प्रिंसिपल लॉ ऑफ लॉ से मुतल्लिक हो, तो वो तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होगा. आगे आर्टिकल 202 जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड है. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, अ हाई कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट और ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट. यानी कि हाई कोर्ट अपने प्रोसीजर और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए भी कोई भी प्रोसीजर वगैरह रूल्स वगैरह बना सकती है. इसी तरह जो कोर्ट उसके अंदर सबऑर्डिनेट है उनके रिलेटेड भी कोई हाई कोर्ट अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकती है. आगे आर्टिकल 203, each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. यहाँ से मुराद ये है कि हर हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगी और कंट्रोल करेगी ऑल कोर्ट्स जो उसके मतहत है सबऑर्डिनेट. एंड दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द हाई कोर्ट which is chapter 7, which is the chapter 7.